नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आपके सामने जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है टेंस, तो आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है टेंस पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे एक तरह से हम लोग, ठीक है। ट्रांसलेशन पूरा कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले टेंस से, ठीक है। तो टेंस को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, टेंस को हिंदी में क्या कह लेते हैं? काल, ठीक है। क्या कह लेते हैं? काल। काल माने समय यहाँ होता है एक तरह से। टेंस यानी समय को दर्शाता है। आपको पता है समय को अगर हम तीन भाग में बांट दें तो कितने तीन भाग में बांट सकते हैं आराम से, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान काल। सीधा से देखा जाए, एक वर्तमान होगा, ठीक है, और उसके पहले क्या होता है? भूतकाल। जो बीत गया वह है भूतकाल, और जो होने वाला है यानी आने वाला समय है उसे कहते हैं भविष्यकाल, ठीक है। यह हो गया भविष्यकाल, ठीक। तो वर्तमान को कहते हैं प्रेजेंट। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? प्रेजेंट। और भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट। और भविष्यकाल को, अच्छा, यहाँ काल के लिए टेंस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो यह पास्ट टेंस हो जाएगा और यह प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और भविष्यकाल के लिए क्या होता है? फ्यूचर। तो यह फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हमें यह है, आप टेंस को तीन भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? तीन भाग में, ठीक है। एक मिनट के लिए देखिए, यहां पे अगर मैं इसको चार्ट में डिवाइड करूं टेंस को, तो एक चार्ट मैं इस तरह से बना सकता हूं। देखिए, तो सबसे पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस। तो हमारे पास टेंस यानी कि काल कितने भाग में बांट सकते हैं? तीन भागों में। अब इनके भी चार चार पार्ट होते हैं। इनके भी कितने पार्ट होते हैं? चार चार। तो आइए इसका पहले देखते हैं चार पार्ट। तो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस पूरा कर लीजिएगा आप लोग। यहां देखिए, इसके बाद पास्ट में भी यही सब हो जाएगा, लेकिन बस प्रेजेंट की जगह पे क्या लिख देना है? पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। यह हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। और फिर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आगे इसी तरह से फ्यूचर में बन जाएगा। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह से आपके सामने देखिए
मुख्यतः टेंस को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी यहाँ पे बांटा जा सकता है। तो 3 में होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के अंदर भी 4 और पास्ट के अंदर भी 4 और फिर फ्यूचर के अंदर भी 4। ठीक है, तो यानी कि हमें टोटल कितने टेंस पढ़ने हैं? 12 टेंस पढ़ने हैं। तो हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मूलतः सभी की हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में मुख्यतः इस्तेमाल जो करते हैं वह आता है क्या? डू या डज। क्या आता है? डू या डज। लेकिन आपको बताया जाएगा कि अगर अफर्मेटिव है तो डू या डज नहीं लगता है। ठीक, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है, और नेवर वाले वाक्यों में भी डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का क्या, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? तो हैज एंड हैव हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो हैज बीन, और क्या हो जाएगा? हैव बीन हो जाएगा। ठीक, अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, एक एक को उठाकर हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। इसी प्रकार इसमें भी देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, लेकिन यह निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही आती है, अफर्मेटिव में नहीं आती है। लेकिन हाँ, नेवर वाला वाक्य जो होता है निगेटिव में, उसमें भी नहीं आता है। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस के लिए वाज और वेयर है, जिसे आप लोग वर भी पढ़ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड है, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन, ओनली हैड बीन। यहां पे देखेंगे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या हो जाएगी? तो यहां पे हो जाएगी विल और शैल, विल या शैल। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की क्या हो जाएगी? विल, बी और शैल बी। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट की क्या हो जाएगी? विल हैव, शैल है, विल हैव, शैल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या हो जाएगी? विल हैव बीन, या फिर लग सकती है शैल हैव बीन। अब कौन किसके साथ लगेगा जब डिस्कस करेंगे, फुल डिस्कशन में हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो टेंस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और टेंस 3 भागों में बंटने के बाद भी उन तीनों के भी 4-4 प्रकार होते हैं। यानी कि टेंस के 3 बेटवा और उन बेटों के 4-4 बेटे, यानी कि टेंस के 12 पोते। ठीक है, इस तरह से केवल समझने के लिए है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में 4 भाग हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है सामान्यतः प्राय। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, हमेशा इसमें से कोई ना कोई एक लगेगा। यहाँ प्राय मैंने क्यों कहा? क्योंकि अफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, और निगेटिव में अगर नेवर वाला वाक्य आता है तब नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए प्राय का शब्द। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर में से कोई एक जरूर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आएगा, यह भी आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन, हैव बीन सहायक क्रिया है, तो इसमें से कोई एक जरूर आएगी। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें प्राय डिड आता है। सामान्यतः सेकंड फॉर्म कब लगती है? यहाँ पे देखिएगा सेकंड फॉर्म लग जाती है जब तो डिड हट जाता है। वैसे सामान्यतः डिड कहाँ मतलब सेकंड फॉर्म लगती कहाँ है? जहां पर आपका अफर्मेटिव वाला वाक्य होता है या फिर निगेटिव में नेवर वाला वाक्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पास्ट कंटीन्यूअस की वाज और वेयर है, हमेशा इसमें से कोई ना कोई एक इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैड है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या? हैड बीन है। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या है? विल और शैल है। फ्यूचर कंटीन्यूअस की क्या है? तो विल बी और शैल बी है। फ्यूचर परफेक्ट की क्या है? विल हैव या शैल हैव है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। ठीक है, इस तरह से यह है आपके सामने टेंस और उनमें प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हम एक एक टेंस को अब पढ़ते हैं और उदाहरणों सहित स्पष्ट करते हुए चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो आपके सामने है पहले टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पॉइंट बनाकर हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ विशेष बातें जानिए।
स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस के अफर्मेटिव का हम लोग लिखते हैं, उससे फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेंगे। तो सबसे सामान्यतः जो स्ट्रक्चर है, सामान्य स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस मेन वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। WO से मतलब क्या समझेंगे? अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अदर वर्ड्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं अगर इसकी, तो यहां पे हिंदी वाक्य की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो पहचानना सबसे जरूरी काम होता है। तो हिंदी वाक्य का जब ट्रांसलेशन करना होगा अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आएगा हिंदी से, ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो हिंदी वाक्य की पहचान, हिंदी वाक्य की पहचान क्या रहेगा? वाक्य के अंत में क्या आ सकता है? ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूं। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से कोई भी एक अंत में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यह हो गया। अगर मैं बात करूं यहां पे हेल्पिंग वर्ब सामान्यतः जो इस्तेमाल होती है वह होती है डू या डज। ठीक है, क्या इस्तेमाल होती है? डू या डज। लेकिन अगर यहां पे बांट के देखा जाए, 3 भागों में बांट सकते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। आपको पता है नॉट और नेवर वाले जो रहेंगे निगेटिव हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 भागों में हमने इसको बांट दिया है, और सामान्यतः यही भागे बांटे जाते हैं। और एक और आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, तो यह भी हो जाएगा। सब देख लेंगे हम लोग एक एक करके। देखिए, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी। हेल्पिंग वर्ब आप लोग जान चुके हैं कि हैज या मतलब सॉरी डू या डज होगी। क्या होगी? डू या डज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डू या डज। सामान्यतः यह आती है, डू या डज आती है। ठीक है, लेकिन अगर अफर्मेटिव वाक्य आता है, अफर्मेटिव वाक्य आता है, तो यहां पे सब्जेक्ट तो रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा? हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होगी। मैंने लिख के काट दिया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा? मेन वर्ब का प्रयोग होगा, मेन वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऑफ दी वर्ब। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस क्या आएगा? अदर वर्ड्स आएगा। तो यह रहा आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। कौन सी चीज इसमें इस्तेमाल नहीं होगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। एक बात और समझिए, मेन वर्ब तो लगेगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट, लेकिन यहां पे थोड़ा सा यह भी जाने, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, क्या है? सिंगुलर पर्सन है, तो यहां पे मेन वर्ब के अंत में फर्स्ट फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होगी मेन वर्ब की, उसके अंत में यस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा? यस या ईएस लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, या फिर आई है, वी है, यू है, ठीक है, प्लूरल हो या फिर आई हो, यू हो और वी हो, दे हो, इन सब में आता है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, लेकिन प्लस में यस या ईएस नहीं लगेगा, यस या ईएस नहीं लगेगा। यह बात को याद रखेंगे, यस या ईएस यहाँ पे नहीं लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग हुई हो? फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुई हो। देखिए, अब एक बात को समझिए, यहां से डू डज हटा ना, डू डज हटा ना, तो यहां डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है, यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और डू का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। अगर मैं डू या डज ना लिखूं तो ई एस यहां फंस रहा है, और डू में तो ई एस है ही नहीं,
तो ईएस या यस का प्रयोग हम कब करेंगे? जब सिंगुलर होगा। जब क्या होगा? सिंगुलर। तो यहां पर अगर डू डज नहीं लग रहा है तो यस या यस मेन वर्ब में चला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि डू डज ना लगे तो ईएस या यस कहां चला जाता है? मेन वर्ब में चला जाता है। यहां यानी कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो यस या यस लगता ही नहीं है, तो यहां सोचना ही नहीं है। लेकिन जब सिंगुलर होगा तो डू की जगह पे यहां डज लिखा जाता है, डू की जगह पे डज लिखा जाता है। लेकिन आपको पता है कि अफर्मेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करबे नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो यस या यस को कहां लगाना होगा? मेन वर्ब को, मेन वर्ब में। जैसे अगर रीड है तो सिंगुलर के लिए क्या लगा देंगे? रीड्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रीड्स लगा देंगे। ठीक है, रीच है तो रीचेज लगा देंगे। यहां यस या ईएस की, यहां पे यस लग गया, यहां ईएस लग गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक, यानी ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखिए, ये हो गया अफर्मेटिव। लेकिन अगर निगेटिव की बात कर ले तो सब्जेक्ट तो आएगा ही, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। और हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी? डू या डज, डू या डज भी आएगी। प्लस में निगेटिव है तो नॉट आने के चांस है, नेवर वाला बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो नॉट आने का चांस है, और नॉट आने का चांस नहीं, नॉट वाला हम केवल देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए नॉट आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए यहां पे बात फंस गई कि हेल्पिंग वर्ब तो लग गया, यहां पे तब यस या यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पे आपका आ गया डू या डज। क्या आ गया? डू या डज। ठीक है, अगर डू या डज आ जाता है तो डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। डू किसके लगेगा? प्लूरल के साथ। तो यहां मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के अलावा यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इंट्रोगेटिव थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे और जान लीजिए, नेवर वाले वाक्य के लिए नेवर, यदि नेवर का प्रयोग हो, नेवर कब आता है? जब वाक्य में कभी नहीं आता है, कभी नहीं। जैसे मैं कभी नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, यदि नेवर का प्रयोग हो तो नियम अफर्मेटिव की तरह हो जाता है, अफर्मेटिव की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहां पे नोट करके यह लिख लीजिए। ठीक, तो यह आपका एक नोट है, ध्यान देंगे इसको। अगर आपको नेवर वाला वाक्य मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता है, इसको समझेंगे वाक्य से। अभी पहले यहां पे देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, नोट है यदि नेवर का प्रयोग हो तो नियम अफर्मेटिव की तरह हो जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, डू डज का प्रयोग नहीं होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसमें क्या लगेगा? यस या ईएस लगेगा। अगर एक वचन है तो यस या ईएस लगाएंगे, अगर प्लूरल है यानी कि सिंगुलर है तो यस या ईएस, और अगर बहुवचन यानी प्लूरल है तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको याद रखेंगे, यह नियम यहां से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, तो यह नेवर वाले वाक्य में भी यही हो जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अभी हम लोग उदाहरण से स्पष्ट कर लेंगे। अब देखिए, यह इंटारोगेटिव नहीं है, यह इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, एक होता है हिंदी में क्या से शुरू हो जाए, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इसे बोलते हैं यस और नो टाइप, क्योंकि इसके जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूं? यस या नो। ठीक, तो क्या मैं खा रहा हूं? यस या नो। जैसे मैं पूछ दूं तुम क्या खा रहे हो, तो क्या आप इसका उत्तर यस या नो में दे पाएंगे? आप कह पाएंगे मैं पूछूं तुम क्या खा रहे हो, तो आप कहेंगे हाँ, नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है उसकी शुरुआत प्रायः किससे होती है? क्या से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? क्या से। तो यहां पे जब क्या से शुरू हो वाक्य तो इसका ट्रांसलेट करते समय हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं बात करूं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब इसके बाद अगर बात करें, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई है। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, है तो आ जाएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अदर वर्ड्स अगर कुछ है तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, अंत में नहीं भूलेंगे क्या लगाना? क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यह रहा आपका अगर क्या से शुरू होने वाला वाक्य।
बात करेंगे अभी। और यहाँ पे यस या यस नहीं लगता, यस या यस निगेटिव में भी नहीं लगता, इंट्रोगेटिव में भी नहीं लगता। निगेटिव में केवल नोट वाला जो हिस्सा है याद रखेंगे, नेवर वाले में अफर्मेटिव की तरह नियम प्रयोग हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, बीच में आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। ठीक, यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, और फिर क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस अदर वर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नहीं, अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड्स। और यहां पे अंत में क्या लगा लेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर यहां पे एक बात और कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए, अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी छिपा रहे, तो हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। तो अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग? नॉट का प्रयोग। यह बात याद रखेंगे, यह भी नोट है आपका एक, ध्यान दीजिएगा। तो फिर से आइए समझ लेते हैं सब, इसके बाद एग्जांपल्स उठाते हैं। ठीक है, अगर नियम तैयार रहेंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका मूल जो है अगर हम देखिए स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के लिए जो होता है स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, यह मूलतः अफर्मेटिव के लिए लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य की पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ठीक है, यह है। अगर यह वाक्य के अंत में यह दिखता है तो सामान्यतः वह कौन सा टेंस होने वाला है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने वाला है। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है। डज सिंगुलर पर्सन के साथ लगती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू का प्रयोग होता है। लेकिन इसका प्रयोग दो ही शर्तों में होता है, निगेटिव होना चाहिए नॉट वाला, और इंट्रोगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको अगर नेवर वाला वाक्य मिलता है तो भी आपको डू या डज का प्रयोग नहीं करना है, या अफर्मेटिव मिलता है तो डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। तो डू या डज, यानी डू तो ईएस लेके आया नहीं, लेकिन डज लेके आया है। क्या लेके आया है? ईएस। अंत में डज में क्या है? ईएस जुड़ा है। तो यह ईएस जाएगा कहां? तो सिंगुलर वाला जब सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव में, तो इसका यह ईएस जाएगा कहां? तो मेन वर्ब में जुड़ जाएगा, मेन वर्ब में जुड़ जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए निगेटिव है तो निगेटिव में आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है तो प्लूरल के साथ डू लगेगा, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर यदि नेवर का प्रयोग हो तो नियम अफर्मेटिव की तरह होता है, यानी यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहां पे भी यह याद रखना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता, इसलिए यह कट मारा गया है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। फिर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पर। क्या से शुरू होने पर दो वाक्य बनते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो अगर क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कहां से शुरू कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने का मतलब ही होता है कि वाक्य का पहला जो हिंदी वाक्य होगा वह क्या आएगा। ठीक है, पहला शब्द, हिंदी वाक्य का पहला शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से अगर वाक्य शुरू है। अगर सेंटेंस यहां पे हम शुरू करें तो हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट से, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड नहीं सॉरी, और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, तो निगेटिव में भी नहीं करना है, इंट्रोगेटिव में। लेकिन निगेटिव में एक नोट लिखे हैं, यदि नेवर का प्रयोग हो तो। ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस या यस आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा। लेकिन नोट क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव जब साथ में आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट कहां लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ठीक है, तो यह सभी नियम है। आइए इन सभी पर एक एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए
तो किस पर उदाहरण आपको देखने हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। ठीक है, उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। मैं सामने ही बना देता हूं, ही। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। तो रीड के तीनों फॉर्म देखिए, लिख देता हूं, रीड, इसको रेड पढ़ा जाता है, स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड, रेड। ठीक है, इसको रीड पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग सेम है, बस कहने का अंतर है। ठीक है, तो रीड, रेड, रेड, रेड। और यहां पे प्रयोग होगी फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है कि पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा है फर्स्ट फॉर्म आनी। कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म आनी है। अब देखिए, अगर अफर्मेटिव, अब यहाँ पे नहीं तो आया नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है, यानी अफर्मेटिव है। यानी ये क्या है? अफर्मेटिव। पहले पहचानेंगे क्या है अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो क्या है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में अगर एक वचन करता आता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। पहली बात तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सबसे पहले इसकी पहचान क्या हुई है? ध्यान दीजिए, इसकी पहचान हो गई कि यह वाक्य के अंत में ता है, तो इसलिए क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहली पहचान यह हो गई, इंडेफिनिट हो गया। यहां पे दूसरी पहचान यह है कि यह अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। और अगर अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें अंत में क्या जोड़ लेंगे? यस या ईएस जोड़ लेंगे। अगर प्लूरल होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप किसी भी ट्रांसलेशन को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आता है तो आप तुरंत क्या कर लेंगे? कर देंगे उसको। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिया की कौन सी फॉर्म लगनी है? फर्स्ट। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। वह कौन सा है? एक व्यक्ति होगा ना वह, तो एक वचन है यानी सिंगुलर पर्सन है, यानी सिंगुलर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, यानी रीड्स हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे इसको मिटाते हैं, अब इसका बना देते हैं। तो ही रीड्स। ठीक है, तो ता है के लिए तो यस या ईएस में समाप्त कर लिए फर्स्ट फॉर्म लगा के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ही रीड्स, फुल स्टॉप, और बाकी कुछ है नहीं यहां पे। अगर मैं लिखता हम किताब पढ़ते हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है बताइए? हम की अंग्रेजी होती है वी। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और हम पढ़ते हैं, पहले तो किताब बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स बाद में आते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो सीधे कौन सी वर्ब आ जाएगी? मेन वर्ब। कौन सी वर्ब आ जाएगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब पढ़ते हैं तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? रीड। एक वचन आएगा ना, एक वचन है, बहुवचन है, सॉरी कौन सा है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो यहाँ क्रिया की तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और यह बहुवचन होने के कारण यानी प्लूरल होने के कारण यहाँ पर यस या ईएस अंत में नहीं लगेगा, वी रीड ही रहेगा। और क्या पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं, तो वी रीड बुक, वी रीड बुक। ठीक है, तो यहाँ पे वी रीड बुक हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए तीसरा निगेटिव वाला देखते हैं। हम गांव नहीं जाते हैं, हम गांव नहीं जाते हैं। देखिए, अब यहां पे एक चीज और मैं सिखा दूं आपको। अगर यह बहुवचन है तो यह है नहीं होगा, है होगा। याद रखें, अगर यह है लिख रहे हैं तो एक वचन के लिए होता है, अगर है लिख रहे हैं, यहाँ पे बिंदी लगा रहे हैं, तो यह बहुवचन के लिए होता है। ठीक है, सामान्यतः यह है, मिस्टेक ना हो, अच्छी बात रहेगी। तो हम गांव नहीं जाते हैं, हम क्या है? बहुवचन यानी प्लूरल है। अब देखिए यहां पे नहीं आ गया तो निगेटिव में आपको पता है अगर नेवर वाला नहीं आता, नॉट वाला आता है, तो नहीं के लिए केवल नॉट का प्रयोग होता है। कभी नहीं के लिए क्या आता है? नेवर। तो यहां केवल नॉट वाला है। क्या वाला है? नॉट। अगर नॉट का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करना होगा, और हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है इसलिए क्या होगा? डू होगा। अगर ये एक वचन होता तो डज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डू का प्रयोग करना है। अब याद रखें कि अगर यहाँ डू या डज का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है।
क्रिया की हमेशा, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी यदि हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम बहुवचन है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? डू का। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। आइए बनाते हैं। वी डू नॉट गो। अब देखिए जाना का क्या होता है? गो होता है। सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। थर्ड फॉर्म गॉन होती है। गो, वेंट, गॉन। लेकिन आपको लगाना कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म। तो वी डू नॉट। अब यहां पे जब डू लग गया ना तो यहां पे यस या यस सोचना ही नहीं है। सोचना कब है? जब अफर्मेटिव हो या नेवर वाला हो, यस या यस लगाने के लिए मेन वर्ब में। तो यहां पे ही डू नॉट गो टू विलेज। ही डू नॉट गो टू विलेज। ठीक है, इस तरह से यह बन जाएगा। अब आइए देखते हैं नेवर वाला एक वाक्य। चलिए देखिए, तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो। कभी नहीं जाते हो। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा? कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होता है? हो जाती है नेवर, और यहां पे गो हो जाएगा। ठीक, स्कूल के स्कूल तो रहेगी ही, तुम की हो जाएगी यू। अब यू किस में होगा? सिंगुलर या प्लूरल में? तो आप याद रख लें, यू हो या आई हो और वी हो या फिर क्या हो, दे हो, यह सामान्यतः ट्रीट किए जाते हैं प्लूरल की तरह। याद रखें प्लूरल, देखिए इसमें आई प्लूरल नहीं है, फिलहाल ये ट्रीट होता है किस तरह से, इसका व्यवहार किस तरह से होता है? सामान्यतः प्लूरल की तरह होता है। कभी कभी इसके लिए हेल्पिंग वर्ब अलग से रिजर्व रहती है, जैसे आई के लिए एम है। ठीक है, वाज लग जाती है, अगर आप जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज लग जाती है। तो इस तरह से यह कुछ रिजर्व रखता है अपना। तो यहाँ पे सामान्यतः ट्रीट होते हैं किस तरह से? प्लूरल की तरह, ध्यान दीजिएगा। तो यू हो जाएगा तुम की अंग्रेजी। तो यहाँ पे शुरू किससे करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे, तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट आपका। तो यू। अब बताइए, अगर कभी नहीं आया है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, पीछे जाके देख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा? तो सीधे नेवर का। किसका प्रयोग करेंगे? नेवर। यू नेवर। यू नेवर, अगर यहां से डू डज हटा है तो यस या यस आ जाएगा। लेकिन अगर आप यू को बहुवचन की तरह ट्रीट करते हैं तो डू लगेगा केवल, यानी डू में मतलब डू नहीं लगेगा यहाँ पे, यस या यस नहीं लगेगा। यस या यस नहीं लगेगा तो यहाँ पे जाना की अंग्रेजी गो है। तो यू नेवर गो टू स्कूल। यू नेवर गो टू स्कूल। ठीक है, यू नेवर गो टू स्कूल हो जाएगा। जैसे यहीं पर अगर मैं कह दूं, यह हो जाए वाक्य पांचवा, वह कभी नहीं, वह कभी नहीं, एक होता है जंक फूड, वह कभी नहीं जंक फूड खाता है। वह जंक फूड कभी नहीं खाता है। जो चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, इज्जा है, ये सभी क्या होते हैं? जंक फूड। वह जंक फूड कभी नहीं खाता है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे नहीं तो नेवर सीधे आ जाएगा। नेवर की अंग्रेजी कभी नहीं। ठीक है, मतलब कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। ही नेवर। खाना, फिर आ जाएगा मेन वर्ब, खाता है। तो खाना, क्रिया क्या है? खाना। तो नेवर ईट। अब ईट नहीं लगेगा, ईट्स लगेगा, क्योंकि यहां एक वचन है और एक वचन के साथ यस या यस लगता है, क्योंकि डू और डज गायब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ही नेवर ईट्स जंक फूड। जंक फूड। ही नेवर ईट्स जंक फूड। वह जंक फूड कभी नहीं खाता है। ठीक है, अब देखिए छठवां इंट्रोगेटिव लेते हैं एक। सबसे पहले क्या से शुरू होने वाला? क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं पढ़ता हूं? क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही अंत में। क्या मैं पढ़ता हूं? तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? क्या के लिए अब देखिए यहां क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से होगा। हेल्पिंग वर्ब के लिए अब बताइए क्या लगाएंगे यहां पे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? तो मैं से शुरू है। किससे शुरू है? मैं से। तो मैंने बताया कि ज्यादातर सामान्यतः जो ये ट्रीट होता है किस तरह से होता है? बहुवचन की तरह, यानी प्लूरल की तरह। तो आई के लिए यानी कि यहां आई हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। और क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी? क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू आएगी। क्या आएगी?
डू आएगी। तो यहां पे मैं शुरू करूंगा डू आई, डू आई। और याद रखेंगे आई को हमेशा, मैं के लिए जब भी आई आएगा तो यह नहीं लिखेंगे, यह गलत माना जाता है, हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डू आई, इसके बाद पढ़ता हूं, रीड। अब यस या यस लगाना ही नहीं है, क्योंकि डू या डज में से कोई आ गया है तो रीड हो जाएगा केवल। डू आई रीड, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन मार्क, डू आई रीड, डू आई रीड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यह लिखूं तुम क्या काटते हो, तुम क्या काटते हो, तो अब यहां क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में हो तो हम क्वेश्चन वर्ड की पहले अंग्रेजी लिखेंगे, तो व्हाट लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, व्हाट। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा तो फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो आप बताइए तुम के लिए क्या लगेगा, यू। यू किसकी तरह ट्रीट होता है, प्लूरल की तरह, तो यू प्लूरल की तरह ट्रीट होता है तो डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। व्हाट डू यू, अब आ जाएगा सब्जेक्ट आपका, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। डू यू काटते हो का हो जाएगा कट। अगर डू डज लगा है, डू या डज में से कोई लगा है तो आपको मेन वर्ब में कुछ लगाना है नहीं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कहूं इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या, हम क्यों नहीं खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेल रहे हैं, खेलते हैं, 1 मिनट, हम क्यों नहीं खेलते हैं, खेल रहे हैं तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, हम क्यों नहीं खेलते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो व्हाई। हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी, और वी के लिए यहां पे डू लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, तो व्हाई डू वी। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा था इंट्रोगेटिव निगेटिव जब भी होगा सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, तो व्हाई डू वी नॉट प्ले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, तो यह आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। एक आध एग्जांपल्स और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने नाउन साथ में लेकर चलते हैं, जैसे, तो इसको आप लोग देख लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, मैं पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वह कितना दूध पीता है, वह कितना दूध पीता है। तो यहां पे देखिए कितना की अंग्रेजी होती है, अगर देखिए, अगर सामने वाला जो नाउन है इसके साथ वाला नाउन है या काउंटेबल है यानी गिनने योग्य है, तो उसके लिए हाउ मेनी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। अगर अनकाउंटेबल है यानी गिनने योग्य नहीं है तो हाउ मच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। तो यहाँ हाउ मेनी है, यहाँ हाउ मच है, यानी कि कितना दूध को आप गिन नहीं सकते, तो इसलिए कितना के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मच। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाउ मच मिल्क। अब देखिए, यह अपना नाउन साथ में लेके चलेगा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब देखिए यहां पे वह कितना दूध पीता है, पीना की होती है अंग्रेजी ड्रिंक, क्या होती है, ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। ठीक है, तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हाउ मच मिल्क, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन वाला है यानी कि इंट्रोगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव है तो डू या डज का प्रयोग होगा। तो अब इसमें से वह के लिए डू लगेगा कि डज, डज लगेगा। तो हाउ मच मिल्क डज ही, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ड्रिंक हो जाएगा। अगर यस यहाँ डू या डज में से कोई लगा है तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। इसी प्रकार से देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैं पूछता हूं उसके पास कितना पैसा है, अच्छा हटाइए, पैसा है तो पास वाला हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक आध और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10वां, वह कितना पैसा पाता है,
ठीक है, तो गेन हो जाएगा यहाँ पाने के लिए। और यहाँ वह कितना पैसा पाता है, तो पैसा को आप गिन सकते हैं, तो कितना पैसा के लिए हो जाएगा हाउ मेनी मनी, हाउ मेनी मनी या हाउ मेनी पैसे, हाउ मेनी पैसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए काउंटेबल होगा तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, दूध को नहीं गिन सकते हैं तो इसलिए क्या लगाएंगे, हाउ मच। इसी प्रकार यह हो जाए जैसे वह कितनी किताबें पढ़ता है, वह कितनी किताबें पढ़ता है। ठीक है, तो यहां देखिए ये किताबें काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल, तो क्या लगाएंगे, हाउ मेनी बुक्स। अब देखिए मच नहीं लगा, अब यहां इसका नाउन अपने साथ आएगा, कितनी किताबें, तो हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स। अब यहां पे वह आया है तो डज हो जाएगा, डज ही आ जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड और इसके साथ इसका नाउन प्रयोग ही होता है, तो इसको पूरा लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, तो ही रीड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां से यह आपका बन गया। इसी प्रकार देखिए दो सेंटेंस और, विच और हुज। सामान्यतः यह भी अपने नाउन साथ में लेके आते हैं, जैसे किसकी किताब, तो हुज बुक। ठीक है, ठीक है, तो हुज बुक हो जाता है। इसी प्रकार विच भी आता है, तो सामान्यतः अपने नाउन को साथ में लेके आता है, कभी कभी नहीं भी लेके आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिए, तो यह वाला तो सामान्यतः याद ही रखेंगे, कितना दूध, कितनी किताबें, यह सभी अपने नाउन साथ में लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया समाप्त। क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया समाप्त। अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन आज नहीं, हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो यह रहा आज का हमारा पूरा सेंटेंस, मतलब टेंस रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको एक बार अच्छे से दोहराइएगा, और अगर आपके पास कोई ग्रामर की किताब होगी तो उसमें से एक्सरसाइज को करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।